असल में क्या है, हम लोग हैं कवि। कवि किसी पार्टी का नहीं होता, ईमानदारी की बात बताऊं, कवि होता जनता का। और आप भी जनता के बने रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो, आस्था अपनी जगह है, हम महाराजा को मानते हैं तो मानते हैं, कोई नहीं मानता तो हम कोई उसे बाध्य थोड़ी ना कर सकते हैं कि भाई तू भी मान, तू जिसे मानता है तू उसे मान। लेकिन हमें इंसानियत को मानना चाहिए। हालांकि ज्ञान भी नहीं दे रहा, मैं ना तो भाजपा का हूं ना कांग्रेस का हूं, मैं आम आदमी का भी नहीं हूं, आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं, पर मैं जो हूं, अभी मैंने ये लपेटा है, मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ है, फिजियोथेरेपी चल रही है, हाथ पूरा उठ नहीं रहा, ठंड लग रही तो ये चादर ओढ़ ली। तो अभी किसी प्रोग्राम में बेल्ट बांध के गया था, 4 दिन पहले उतरी, तो किसी ने मुझसे पूछ लिया, बोले दीपक भाई क्या बीमारी पाल ली, बेल्ट वेल्ट बांध के आ रहे हो स्टेज पे भी। तो मैंने कहा यार बीमारी तो मेरे पास ऐसी है मेरे भीतर, मुझे जितनी बीमारियां अगर ये पूरे देश में हर आदमी के हो जाएं तो राष्ट्र का सुधार हो जाए। बोले क्या बात, पहला कवि देख रहा हूं जो कह रहा है कि बीमार हो जाए सारे लोग। तो मैंने बताई कि बीमारियां क्या होनी चाहिए हमारे बीच में, कि जिंदगानी लड़खड़ाई है कभी हारी नहीं है, जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है, और सच बयानी साफ गोई नेक नियत आदमियत, बस मुझे इनके अलावा कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे इनके अलावा कोई बीमारी नहीं है। फरीदाबाद हरियाणा से आपके बीच में आता हूं, अभी हरियाणा सरकार में मूलचंद जी मंत्री बनाए गए। हालांकि मैंने ये बताना बंद कर दिया कि मैं हरियाणा से आता हूं, क्योंकि जब से हमारे हरियाणा के बाबा पकड़े जाने लगे तब से हर आदमी मुझे भी इसी दृष्टि से देखता है, बोले प्रवचन तो ये भी देता है गुरु, ये किस दिन धरा जाएगा। सच बता रहा हूं, कैसी आजादी है यहां, कैसी आजादी। और चौधरी साहब अभी मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर हूं अपने संस्कृति मंत्रालय में, हमारा एक विंग है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, आनंदीबेन पटेल मिलेंगी अभी 11 बजे, हमारा 18 तारीख को बहुत सारे लोग वहाँ मिलेंगे, आधिकारिक रूप से जाऊँगा वहाँ। तो लेकिन वहाँ भी यही बात करता हूँ कि यार हमें आदमी होने की बात करनी चाहिए। देखो पार्टी के नाम पे मेरा मानना है दोस्तों, आनंद लेना, जितने लोग बैठे हैं इन सब कवियों ने मेरे अनुरोध पर यहां पर आना स्वीकार किया। मैंने इनसे कहा बंधु मैं लेट हो जाऊंगा, आप लोग थोड़ा मंच देखिएगा, मेरे परिवार का कार्यक्रम का है, तो ये इनकी महानता भी है, मेरे ऊपर ऋण भी है। तो मैं चाहता हूं कि जितने मन से इनको सुना थोड़ा सा समय मुझे भी दे दीजिएगा। मेरा मानना यह है कि इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। मेरा मानना मदन लाल जी, इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। वो अमित कहीं निकल लिया, नहीं तो पार्टी तो वही कर देता अभी यहां पे। कोई बात नहीं भाई साहब, ठेका नहीं ले रखा। खुशी तो भाई साहब आदमी के भीतर होती है, बाहर ढूंढनी नहीं चाहिए। हाँ बस, तो देखो दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, ठेके पे पहुंचाओ, सीधी सी बात है। आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक आदमी की तबीयत खराब रहा करती, वो डॉक्टर दौरे पहुंच गया, वो डॉक्टर साहब तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर साहब ने बिठा लिया स्टूल पे बैठो, तो उसे भभका सा आया शराब का, बोले पीते हो, बोले मंगा लो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। फिर डॉक्टर साहब ने समझाया, बोले भाई भले मानस तू रोज पिया करे है तो रोज तने कसरत भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ठेका 3 किलोमीटर दूर है, पैदल जाऊं। ये होना चाहिए, हंसी ये होती है, वरना क्या है आजकल हम। अच्छा एक तो मैं आपको बताऊं, जिंदगी स्वस्थ जीनी हो तो टीवी पे जितने न्यूज चैनल आते हैं देखने बंद कर दो, आपकी आधी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, और इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लबरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। कांड करो कवरेज। तो कर्म फरम करने से कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन आइए आप लोग बैठे हैं, ये बच्चा बड़ा मस्ती ले रहा है, ये बच्चे वाली मस्ती लो यार। देखो एक तो देश में चल रहा है बहुत भयंकर रूप से फेसबुक। मदन लाल जी, फेसबुक ऐसी बला है जहां पे 70 साल का बुजुर्ग आदमी भी अपनी 25 साल की ऐसी जवानी वाली फोटो लगाता है कि बस पूछो मत। सच बता रहा हूं आपको, आदमी फिदा कर दे किसी को भी। और एक है हमारे देश में आधार कार्ड,
उसमें 18 साल के गबरू की जवान बढ़िया सुंदर पुरुष की भी फोटो ऐसी छपती है कि एक बार आदमी देख ले तो माथा फोड़ ले। न्यू लगता है कि इसके नीचे बस एक लाइन लिखनी बाकी रहेगी, इस लाश को पहचानिए। तो मेरा निवेदन ही है, आप जितनी देर यहां पे और बैठे हैं, फेसबुक वाले मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठना। हालांकि एक वो दादा ने एक पोते को डांट दिया, बोले बेटा तू के सारा दिन यो लेके बैठा रहे फोन वोन के, तेरे आंखें भी फोड़ रहा है, पढ़ाई भी खराब कर रहा है। तो पोते ने दादा को ही समझा दिया। तो मैं जो मेरा इशारा समझना, आजकल एमएलए और वो एमपी ना समझा रहे जनता को, जनता ही समझा दे उल्टे ही। वो अभी डीएम भी कर दिया, काम लगा दिया वो अमेठी वाला, हो रही है ना। तो बालक को समझाया दादा ने, बोले बेटा तू क्या ये मोबाइल लेके लगा रहता है, आंखें फोड़ रहा है, पढ़ाई खराब हो रही है। तो पोते ने दादा को समझा दिया, बोला दादा आपके पुराने दोस्तों की याद नहीं आती आपको कभी? बोला आती है। बोले तो बातचीत नहीं होती? बोले पता ही नहीं है, नंबर ही नहीं है कौन कहाँ है। बोले तो मैं ढूंढ दूं तो? बोले तू कैसे ढूंढ देगा? बोले यो ही फेसबुक के माध्यम से। तो दादा को कुछ मजा सा स्वाद सा आया, बोला अच्छा हो सके है यू? बोला हो सके है। उसने दादा का अकाउंट बना दिया फेसबुक पे, और अकाउंट बना के पूछा, बोले दादा बता तेरे 5वीं क्लास में कौन कौन पढ़ाया करते हैं? तो दादा ने बताया, बोला लिख लोधी कॉलोनी फलाना फलाना स्कूल आवास विकास वाला रतनलाल ढूंढ ले। वो रतनलाल टाइप करा तो कई चेहरे आए। तो दादा को दिखाया पोते ने, बोला देखियो दादा इसमें तेरे वाला भी है के? तो उसने देखे, वो दिख गया, बोला यो ये सफेद वाला। वो देखा रतनलाल, उसे ऐड कर दिया। ऐड करा, इधर से रिक्वेस्ट गई, पोते ने दादा की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी, उधर से एक्सेप्ट होके आ गई। अब फोन नंबर आदान प्रदान हो गए। तो दादा को और मजा आया, बोले यार ये तो बहुत बढ़िया काम है। फिर उसने 2-4 दोस्त और ढूंढ दिए, बोला दयाल सिंह का ढूंढ फलाना 1990 वाला, वो भी मिल गया। अब दादा का स्वाद जगा तो पोते से धीरे से बोला, देखिए कहीं कलावती रामवती भी दिख रही है। सही बता रहा हूं। तो ऐसे ऐसे चल रहा है काम। ये बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं। हमारे जमाने में तो थोड़े बहुत पढ़ लिख भी लिया करते थे, अब तो पढ़े लिखे ही पैदा हो रहे हैं। पेंटियम 4 प्रोडक्ट विंडो 10 वर्जन में। मैंने तो पूछ लिया एक पढ़े लिखे इंग्लिश स्कूल के बच्चे से, मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला मेरे पिताजी की चेकबुक और पासबुक। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। फिर एक बच्चे से पूछ लिया, हिंदी माध्यम का था, मैं कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे बताओ? बोला सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम गाली कहते हैं। फिर मैं इधर निकल गया डिफेंस कॉलोनी, एक और पौष इलाके के छोरे से मैंने पूछ ली, मगर बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोला सर फुल एचडी मोड में कर लो और दे लो फोन बालकों को। लेकिन ईमानदारी से बताऊं आपको, बच्चे होते क्या हैं कि गमों की भीड़ में मुझको कभी व्यापार में घाटा हो जाए, कभी यारी दोस्ती की खराबी आ जाए, कभी मन उदास हो, कभी परिस्थितियां विपरीत हो, तब बच्चों को निहार लेना ईमानदारी से, आधा दर्द दुख तो वैसे ही ठीक हो जाता है। क्योंकि बच्चे होते क्या हैं कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। कभी तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनखा मुझे होने नहीं देते, मेरे बच्चे कभी तनखा। तो हमेशा ये रिश्ता बनाए रखना कि बच्चों से इतना जुड़ाव रहे कि बच्चों को देखो और बच्चों की आत्मीयता आपको मिलती रहे। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि ज्ञान बांटने वाले आजकल बहुत हो गए। कवि रहना है, मैं वो बता रहा था आपको भाई साहब, जो बात रह गई, हम कवियों को जिस आम आदमी ने सुना, आम आदमी पार्टी के नहीं, आम आदमी ने, वो अपने इलाके का पार्षद हो गया। जिस पार्षद ने हमें सुना वो विधायक हो गया, जिस विधायक ने हमें सुना वो मंत्री हो गया, जिस मंत्री ने, योगी जी ने हमें सुना था गोरखपुर में, वो मुख्यमंत्री हो गए। जब गुजरात में हमने मुख्यमंत्री को कविता जाके सुनाई वो आज देश का प्रधानमंत्री हो गया।
तो कवि तो कुछ भी कर सकते हैं, सच बता रहा हूं। हालांकि आपको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, लालाओं को समझाना तो और केड़ा काम है। मेरे तो यहाँ एक लाला की दुकान है किराने की, फरीदाबाद में ही, सेक्टर 37 में, सराय ख्वाजा। अब मैंने लाला जी को ज्ञान दे दिया, मगर लाला जी दुकान पे बैठो, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता होगा। कहाँ है नटवर जी, कहाँ? हाँ, मगर भाई कुछ झूठ वूठ भी बोलना पड़ता है, सौदा जी भी बिके है। तो मैंने कहा लाला जी आपका एक झूठ आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम करता है, और आपकी एक हंसी एक मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ाती है। लाला जी बोले बेटा समझ आ गई। मैंने कहा क्या? बोला यो ही, अब तो झूठ भी हंस के बोलूंगा, 5.5 मिनट का फायदा है। तो बड़ा मुश्किल काम है, सच बता रहा हूं। मेरे यहाँ एक और रहते हैं बंसल साहब, वो बंसल साहब और भाभी रात सो रहे थे, अचानक शोर शराबा सुन के आंख खुल गई, शोर बहुत था। आंख खुली तो भाभी ने कहा बंसल साहब से, बोले जरा देखियो क्या हो रहा है, कैसे हल्ला कर रहे हैं बाहर। बंसल साहब ने बेमन जाके दरवाजा खोला, देखा गली में कॉलोनी के लोग खड़े, मोहल्ले के। बोले अरे क्यों हल्ला करो, साड़ो सोन भी दो। बोला भाई साहब जरा सावधान रहियो, किसी ने पानी के टैंकी में जहर मिला दिया, ऐसी खबर मिल रही है। बोला अच्छा। अब बंसल साहब अंदर कमरे में आए, पत्नी ने पूछा, बोला कौन था? बोला कुछ ना, दारू पी के साढ़े बेवड़े गली में हल्ला कर रहे, तू तो चुपचाप पानी पी के सो जा। आदमी का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। और ये रही नारियां, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए या भागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना भाभीओ कि आगे इतनी आगे पहुंच जाओ कि घर का रास्ता भूल जाओ। वो हमारे पुरखे बड़े बुजुर्ग जो थे, हमारे पुरखे बड़े समझदार थे, चौधरी साहब इतने समझदार थे। हमने पुरानी फिल्मों में सीन देखे हों, डायलॉग देखे हों, तो एक वो बताया करते थे कि नारी शक्ति को ज्यादा शिक्षित मत करो, इन्हें ज्यादा एजुकेटेड मत करो, एजुकेशन मत दो। क्यों? पुराने लोग ये जानते थे कि ज्यादा पढ़ लिख गई तो कलयुग में इसका विपरीत असर हो सकता है। व्यंग की बात है, अगर पहुंच जाए तो सुनिएगा। वो बोले कि कलयुग में इसका विपरीत असर हो सकता है, ये ज्यादा पढ़ लिख गई तो। असर क्या हुआ? पिछले दिनों में अपने यहाँ एक दोस्त की शादी में गया, शादी में गया, अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे दुल्हन रोने लगी तो मेरा दोस्त हृदय बाबुक था उसका, इमोशनल, वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोले वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ कर जाएगी। बोला भाई रे जाके मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये व्यंग्य साहब, ये परिस्थितियां इसलिए हुई क्योंकि हमें करना क्या था और हमने किया क्या। हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हमने किया क्या? हमने चीजों से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया और लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारी सोच में परिवर्तन आया है। लेकिन आइए, बहुत बार होता क्या है चौधरी साहब, अन्यथा मत लेना मेरी बात का। एक वो होते थे साहब सिंह वर्मा साहब, एक एक कवि का नाम याद रहता था उन्हें। 15 मार्च उनका जन्मदिन होता है, 15 मार्च मेरा होता है। एक एक नाम याद रहता। मुझे 30 वर्ष हो गए, मुझे नहीं पता आपकी राजनीति की आयु क्या है। मेरी कवि सम्मेलन की आयु 30 वर्ष हो चुकी, भगवान की कृपा से, सरस्वती के आशीर्वाद से। लेकिन वो ऐसे शख्स थे कि कवि कविता पढ़ रहा होता था, उन्हें दिल्ली एनसीआर के सारे कवियों के नाम कंठस्थ होते थे। इतने बढ़िया व्यक्ति होते थे। और मैं बताना चाहता हूं, क्यों बताना चाहता हूं, सुनिएगा कि नेताओं पे तंज क्यों होते हैं और पीठ पीछे बड़ाई क्यों होती है। कोई पार्टी की बात नहीं, हकीकत बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। वो क्या था, जब कोई कवि पढ़ रहा होता था और बीच में अगर वो आ जाया करते थे, मैं एक बात बताना चाहता हूं क्या होती है शिष्टता। जब कवि कविता पढ़ रहा होता था और सामने से वो आ रहे होते थे तो एकदम प्रवेश नहीं करते थे, वो बाहर रुक जाया करते थे। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है बहुत सालों का। वो प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि बाहर रुक जाया करते थे और लोग कहते थे, आयोजक उन्हें बुलाने वाले, कि चलिए अंदर चलिए चलिए चलिए। तो वो कहते थे नहीं यार इसकी कविता हो जाए तब चलेंगे। तो ये आदर सम्मान अगर हर नेता देना शुरू कर देगा, हर नेता कोई भी पार्टी का हो, सच बता रहा हूं, तो ईमानदारी से आधे कलेश तो जिंदगी के वैसे ही खत्म। और राजनीति में जो हम कहते हैं वो जैसे उनकी बड़ाई हो रही है वैसे आपकी भी होगी। हालांकि आपकी तो करनी पड़ेगी, भी कोटला से वापस बाहर भी जाना है। होता है, कई बार होता है। वो मुझे याद है, वो एक नेता की बीबी की अंगूठी खो गई। विनय, उन नेता की बीबी की अंगूठी खो गई तो उसने एसएचओ फोन कर दिया।
बोला रहे तेरी भाभी की अंगूठी खो गई भाई, जरा देखिए मिल जाए तो। ऐसा वो जनाब शाम तक पेश हो जाएगी, काय को चिंता कर रहे हो नेताजी। अब वो आधे 1 घंटे बाद उसकी पत्नी ने बाथरूम में जाके देखा, वो वहीं साबुन के नीचे मिल गई। तो उसने नेता से कहा, बोले जी रहने दो, वो अंगूठी तो मैं वहीं भूल गई थी। अब नेता ने दोबारा ऐसे तो फोन करा, बोला रहा तू परेशान मत हो, ये तेरी भाभी की अंगूठी मिल गई है यहीं बाथरूम में। अब वो परेशान, बोला यार जब आदमी हो नेताजी आप, मैंने आचार पकड़ लिए, 3.5 ने तो कबूल भी कर ली। तो देश का तंत्र ऐसी चल रहा है। बहुत लोग, मदन जी, बहुत लोग कह रहे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया। वो अभी पिछले दिनों मुझे कोर्ट में जाना पड़ गया, मतलब किसी केस में नहीं, कविता पढ़ने। अच्छा मेरी विडंबना देखो, आगे सबसे आगे बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, पीछे बड़े बड़े अधिवक्ता वकील, उसके पीछे और पूरा स्टाफ। लेकिन कवि को तो बात कहनी है साहब, पहुंचानी है, चाहे इशारे में कहे। अब वो सारे जज बैठे, तो मैंने कहा श्रीमान पिछले दिनों मुझे एक सपना आया। मैंने सपना इसलिए कहा कि साला कहीं ऐसा नहीं हो ये अभी तो सम्मान कर रहे हैं, बाद में सम्मान भेज दें, और सपने पे तो कोई सम्मान भेजा ही नहीं जा सकता है। तो मैं कहा आदरणीय जज साहिबान मुझे सपना आया। मैंने सपने पे जोर दिया कि सालों को लगे सपना ही है, सच है ही नहीं, लेकिन बात तो करनी थी। मैंने कहा मुझे सपना आया, सपने में एक अदालत का सीन दिखाई दिया। अदालत में जज साहब के आगे वकील साहब जोर जोर से दलील दे रहे थे, मिलोट कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मुवक्किल को रिहा कर देना चाहिए। अच्छा वो वकील ने इतनी जोर से बोला तो जज साहब को लगा हो सकता कोई नई धारा वारा ढूंढ के लाया हो, साड़ी मुझे ही नहीं पता हो। तो उसने कहा मिलोट कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मुवक्किल को रिहा कर देना चाहिए। जज साहब ने कहा वकील साहब कानून की वो किताब मेरे सामने पेश की जाए। जैसे ही किताब पेश की गई, जज साहब ने पेज नंबर 15 खोला, देखा अंदर 2-2 हजार के 10 नोट। बोले वकील साहब ऐसे ऐसे 5-6 सबूत और पेश किए जाएं। उसके बाद मेरा सपना टूट गया। हाँ भैया सपना ही है ना, तो अब कर लो, तुम क्या करना, समझ तो वो भी गए कि बेटा बात कहां की हो रही है। अच्छा वो नोटबंदी हुई ना भाई साहब, सच बता रहा हूं, नोटबंदी जब हुई तो कुछ कुछ ठीक भी हुआ, कुछ कुछ गलत हुआ। पर मुझे लगा, मैंने ये विनय शुक्ल विनम्र अपने संचालक से कहा, मैंने कहा विनय नोटबंदी हुई है यार, बड़ा मामला ऐसा हो रहा है, पर ऐसा ना हो सारे ही डूब जाएं। बोले भाई साहब सारे नहीं डूबेंगे, आधे तो मिल ही जाएंगे, चिंता मत करो, एक्सचेंज करा लो। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे मन में एक लड्डू सा फूटा, मुझे यार लुगाई भी चेंज कराई जा सके ऐसे में, तो सच बता रहा हूं। वो मैं साहब 40 वर्ष की पत्नी, मैंने कहा इसे एक्सचेंज करा लेता हूं भाई, तो इसके बदले आधे की 20 की तो मिली जाएगी। तो विनय ने बोला भाई साहब इस रिस्क में मत जाना, क्योंकि मोदी जी ने 1000 के बंद करके 2000 के चलाए हैं, कदे 40 के चक्कर में 80 की नहीं थमा दे। तो बड़ी दिक्कत होती है। पर आइए, समय बहुत हो रहा है, ठंड हो रही है, मैं थोड़ी, असल में क्या है भाई साहब, हम लोग बहुत सहज भाव से जुड़ जाते हैं। सहजता को कई बार लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने हंसकर उससे थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दंभी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया, लगता है। तो इसलिए लगता है कि यार जहां गंभीर हो वहां पता होना चाहिए, हर आदमी का कद है, दायरा होना चाहिए। वो एक जगह भाषण दे रहे थे रटी रट, अच्छा आपके मुंह से, आपके मतलब क्या नेताओं के मुंह से कुछ भी बात निकल जाए और गलत भी निकल जाए तो पट्टे स्वीकार नहीं करते, चेपी लगा देंगे उस पर, ना जो हमने कही वही ठीक है, चाहे गलती हो। सच बता रहा हूं आपको, वो एक जगह 165 जगह चुनाव होने थे, नेताजी ने माइक देखा और शुरू हो गए रटा रट, दोस्तों इस बार चुनाव में हमारी 300 सीटें आ रही हैं। किसी ने पर्ची भेज दी, बोले महाराज चुनाव 165 जगह है। शाहजी भी नहीं थे तब तो। सच बता रहा हूं आपको, दोस्तों इस बार चुनाव में हमारी 300 सीटें आ रही हैं। किसी ने पर्ची भेज दी, महाराज चुनाव 165 जगह, पीछे से बोले जी 300 कहां से, बोले अग्रवाल टेंट हाउस से। मतलब अपनी बात ऊंची रखनी है। लेकिन आइए मैं एक छोटा सा गीत पढ़ देता हूं, अन्यथा मत लेना, आनंद लेना। देखो वैसे भी
सारे कवियों को जो पूरे प्रोग्राम में सुनता है, पूरे समय बैठता है, नेता, वो नेता नहीं होता, वो आदमी हो जाता है। आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है, व्यंग है सुनना। आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है, क्या आदमी तो नेता हो सकता है, नेता को आदमी बनाना बहुत केड़ा काम है भाई। सुनना, एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं, चुनाव आते हैं एनडीटीवी पे और तमाम आज तक टीवी पे, आपने सुना होगा, अच्छा लगे तो बड़े आनंद के साथ सुनना। देखो, पूरे समय बैठने वाला नेता कवि सम्मेलन में 100% ईमानदार होता है, जो बीच में चले गए उनकी मुझे पता नहीं। पल में रत्ते पल में तोला, पल में गए ये माशा, पल पल में ही बदल बदल दल करते रोज तमाशा। पीवे राजनीति की भंग करते संसद में गुड़दंग, पीवे राजनीति की भंग करते संसद में गुड़दंग, करने फिर जनता को तंग। नेता आयो रे, नेता आयो रे, इलेक्शन आयो रे। हो चार कार संग लिए काफिला और उठाकर झंडे, चार कार संग लिए। अभी बहुत लोग कह रहे हैं साहब वो चांद पे पहुंच गए, वहां हो गए। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, अक्सर कहता हूं कि झंडे पर चांद, पड़ोसी मुल्क का जिक्र कर रहा था, झंडे पर चांद होना बड़ी बात नहीं है, चांद पे अपना झंडा होना बहुत बड़ी बात है। के चार कार संग लिए काफिला गोरी उठाकर झंडे, दाएं बाएं आगे पीछे चलते गए मुस्तंडे। चमचे पीट रगे ढिंढोरा, करने मोहल्ले का दौरा, चमचे पीट रगे ढिंढोरा, करने मोहल्ले का दौरा। दोनों हाथन लिए कटोरा, नेता आयो रे, नेता आयो रे, इलेक्शन आयो रे। राजनीति, इधर आडवाणी जी परेशान है, बोला जाते जाते पुजारी बनवा दो। सच बता रहा हूं, हम तो ये, मैं बाल योगी ऑडिटोरियम है, आप तो जाते होंगे संसद में, बाल योगी ऑडिटोरियम में सब नेताओं के आगे मैं वहां भी यही बोल देता हूं, वो भी पूरे मजे लेते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है कि आदमी क्या करे, तो कवि उनको सुलझा सकता है। और मैं ये पद होने के बाद भी मजे लेता हूं। वो कहते हैं तुझे डर नहीं लगता, साढ़े हटा देंगे, 3 साल के लिए बना रखा है। मैं कोई बात नहीं, मैं कभी तो जन्म जाता रहूंगा, तुम तो 5 साल ही रहोगे, चिंता की कोई बात नहीं। सच बता रहा हूं आपको, है ना। तो ईमानदारी बात, आनंद लो भाई साहब, आनंद लो, बहुत आनंद लो। के पल में रत्ती पल में तोला, पल में गए माशा, राजनीति में भरे हुए गए एक से एक मदारी, राजनीति में भरे हुए गए एक से एक मदारी। बारी बारी करना चाहे सब कुर्सी की सवारी, महाराष्ट्र के राजनीति में भरे हुए गए एक से एक मदारी। बारी बारी करना चाहे सब कुर्सी की सवारी। पनपी पेटों में हरियाली, छाई है चेहरों पे लाली, पनपी पेटों में हरियाली, छाई है चेहरों पे लाली। मन करता इनको दे गाली, नेता आयो रे, नेता आयो। इसलिए मैंने कहा नेता मत बन के रहना, जिन लोगों ने बनाया उनके बन के रहना। आदमी का आदमी, क्योंकि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो। इस रास्ते पर शख्स कोई भी आम नहीं मिलता। सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो, इस रास्ते पर शख्स कोई भी आम नहीं मिलता। और सच के रास्ते पर चलने का इतना तो सुख है, इस रास्ते पर दीपक ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। इस रास्ते पर तो, जिस रास्ते पर ट्रैफिक जाम नहीं है। आइए एक छोटी सी कविता और पढ़ के इतिश्री कर देता हूं, हालांकि काम हो चुका है। और मैं तो हर बार कहता ही हूं, मैं
कई साल बाद आपके बीच में आया हूँ, लगातार आना हुआ, आपकी मोहब्बतों का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बड़ों का भी, भाइयों का प्यार मिला। हर बार यही कहता हूँ कि भोजन मत इकट्ठे करो यार, और एक एक सेशन करा करो, सबका सम्मान समारोह, एक सेशन करा कवि सम्मेलन, ताकि हमारे अतिथियों को भी लगे कि भाई एक भरपूर समय उनको दिया जा रहा है। वरना कई बार ऐसा नहीं लगता कि कवि सम्मेलन में अतिथियों का सम्मान हो रहा है, ऐसा लगता कि सम्मानों के बीच में कवि बुला लिए गए। तो सुनिएगा, एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या पढ़ूं, पर सुनिएगा कि मैं और मेरा यार दोनों कार पर सवार 40 की रफ्तार जा रहे थे जमुना पार। मैं और मेरा यार दोनों कार पर सवार 40 की रफ्तार जा रहे थे जमुना पार। जैसे ही आईटीओ चौराहे की लाल बत्ती आई, हमारी गाड़ी के आगे प्रकट हुआ ट्रैफिक पुलिस का सिपाही। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ हिलाया, मैंने भी ब्रेक पर पैर दबाया और गाड़ी साइड में लगा ली। तभी उसने चालान बुक निकाली। मैंने कहा, हुजूर माई बाप, किस बात का चालान कर रहे हैं आप? तो उसने देखा मेरी ओर, नजरें गड़ा, बोला, तुमने ये आदेश नहीं पढ़ा कि काले शीशे वाले वाहनों का चालान किया जाएगा? मैंने कहा, ये आदेश देने वालों की अक्ल पर और तुम्हारी आंखों पर क्या ताला पड़ गया है? गौर से देखो, कार में शीशे सफेद ही लगे हैं, पर महानगर की प्रदूषित व्यवस्था के कारण इनका रंग काला पड़ गया है, इनका रंग काला पड़ गया है। तो दोस्तों, शीशे सफेद ही हैं, लेकिन जो रंग काला पड़ा है, आइए हम उसे ईमानदारी और इंसानियत के चश्मे से हटाएं। और ये कहते हुए आज के कार्यक्रम को विदा हम लेते हैं कि जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। जियो ऐसे, ये इतिहास है हमारा, ये मरो ऐसे, जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। और किसी को भी अगर चाहो तो चाहो इस तरह कि खुशबू बन के तुम एहसास में जिंदा रहो, एहसास में जिंदा रहो। ये एहसास की डोर हमारे बीच में हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं आज के इस कवि सम्मेलन को विराम देता हूं और आपका जो इतने देर तक लोग बैठे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, कवियों की ओर से धन्यवाद करता हूं।